वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरणों को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल इत्यादि। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होती है। मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन है वो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनकी चाल में जो परिवर्तन आता है उसके कारण होती है। आगे क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन के नियम दो हैं, मतलब दो नियम है इसका। पहला क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा, जब प्रकाश की किरण इन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं, मतलब इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, मतलब साइन आई बटे साइन आर ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है स्नेल का अपवर्तन नियम। क्या है इसका स्नेल का अपवर्तन नियम? जब प्रकाश की किरण इन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। स्थिरांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, जैसा कि हम अभी बताए थे। स्थिरांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। इस स्थिरांक का मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस स्थिरांक का मान दूसरे माध्यम के सापेक्ष में जो अपवर्तनांक है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? इसको देख लेते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की प्रकाश की चाल की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है। यह दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला देख लेते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब किसी का अपवर्तनांक हम वायु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो वो जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी n बराबर प्रकाश का वायु में वेग बटे प्रकाश का किसी माध्यम में वेग। मतलब प्रकाश का वायु में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, जिस माध्यम का हमको निकालना है। जैसे पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे यानी n बाय सी बाय भी। इसको देख लेते हैं पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु में वेग, प्रकाश का वायु में वेग कितना होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका जो अपवर्तनांक निकल के आता है वो कितना आता है? 1.33। आगे नोट में क्या लिखा हुआ है
नोट में लिखा हुआ है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को प्रायः अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को प्रायः अपवर्तनांक ही कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। माना पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो पहले माध्यम यानी n/1, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। और जब हम लोग माध्यम यानी n12 का मतलब हो गया माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष निकालेंगे तब क्या होगा? तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग बट्टा पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, ये होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष निकालते हैं। उसके बाद है सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कण अधिक घने यानी डेंस होते हैं, अधिक घने होते हैं। और विरल माध्यम जैसे कांच हो गया और वायु हो गया, तो कांच जो है वायु से अधिक सघन माध्यम है। विरल माध्यम रेयर माध्यम क्या होता है? रेयर मीडियम, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कणों का घनत्व कम होता है, मतलब विरल माध्यम क्या होता है कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम हो और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम हो गया। तो अपवर्तनांक के समय प्रकाश का मार्ग, इसको देख लेते हैं क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी कि विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। यही है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये जो माध्यम है अभी ये विरल माध्यम है, जैसे ही प्रकाश की किरण आई तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, यहाँ देखिए सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जा करके, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आती हुई प्रकाश की किरणें सीधे न निकल करके इधर की ओर मुड़ गई है, मतलब ये अविलंब है, इसकी ओर आकर्षित हो रही है। ये इधर न जा करके इधर मुड़ गई है, मतलब इसकी ओर आकर्षित हुई है। ये क्या हुआ कि विरल माध्यम से जब ये सघन माध्यम में आई तो ये अविलंब की ओर मुड़ रही है, यही कहा गया है डेफिनेशन में। तो ये प्रकाश का अपवर्तन। वहीं अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है ये विरल माध्यम होना चाहिए, ये सघन माध्यम होना चाहिए। जैसे ये अगर अविलंब है तो प्रकाश किरण इसे सीधे आना चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ गई है, मतलब अविलंब से दूर भाग रही है। विरल माध्यम में आने पर ये विरल होगा और ये होगा सघन, ये सघन होगा, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। उल्टा हो गया है लिखने में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे देख भी लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर चलता है तो वह अपवर्तनांक के पश्चात अविलंब से दूर भागती है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दूर भाग रही है और यहाँ पे ना आकर के इधर आ गई है, मतलब पास आ रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। देखिए ये कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक, जो वायु है और इधर भी वायु है, मतलब ये दोनों विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश का जो क्या कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो ये विरल से सघन में प्रवेश किया, विरल से सघन में जैसे ही प्रवेश करेगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा। तो प्रकाश किरण सीधे न आकर के यहाँ पे देखिए इसकी ओर मुड़ गई है। ये प्रकाश किरण सीधे न आकर के
इस पथ को इस पथ में चलने लगी। और इस पथ में आते हुए जब ये पुनः यहाँ पर टकराई तो ये देखिए ये अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ये मतलब इसकी प्रकाश किरण इस ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना करके ये दूर भाग रही है, मतलब अविलंब से दूर भाग रही है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले विरल से सघन में आई तो विलंब की ओर मुड़ी, और फिर सघन से विरल में गई तो विलंब से दूर भाग रही है। इस प्रकार प्रकाश की किरण चलती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये किरण सीधे आना चाहिए था और वे फिर मुड़कर कैसे, मतलब ये दोनों किरण जो है समांतर किरण पुंज प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सघन माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम को तो हम देख चुके हैं, इसका परिभाषा पहले भी आ चुका है। विरल माध्यम क्या होता है ये भी आप लोग को पता होगा। नोट, किसी माध्यम का सघन और विरल दोनों माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष कितना सघन और कौन सा कितना कम सघन है। मतलब किसी भी चीज को मापने के लिए एक दूसरे किसी न किसी चीज कंपेयर करना होगा, है कि नहीं। तो ये जो सघन माध्यम और विरल माध्यम है ये एक दूसरे के सापेक्ष मापी जाती है, कौन किससे कितना सघन है और कौन किससे कितना विरल है। प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली परिघटनाएं क्या है? शीशे के ग्लास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर आता है। ये कैसी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे देखिए ये पेंसिल ग्लास में रखा हुआ है, ये आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता होगा, अगर यहाँ से जैसे टेढ़ा है कि नहीं। ये मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, कैसे हो जा रहा है, इसको देख लेते हैं। तो जब हम किसी शीशे के ग्लास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबाते हैं तो यह मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागू होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है। ये देखिए यह विलंब है, ये पेंसिल है, ये विरल से मतलब ये हवा है तो विरल से ये पानी है, तो इसमें सघन में प्रवेश किया, ये सीधे न जाकर के इधर अविलंब की ओर मुड़ रही है कि नहीं। ये पेंसिल सीधे न दिख रहा करके इधर अविलंब की ओर मुड़ रही है, इसीलिए हमें पेंसिल टेढ़ी प्रतीत हो रही है। यही था प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। आगे है कि शीशे के ग्लास में रखा सिक्का उठा हुआ नजर आता है। ऐसा ही जब कोई ऐसे ही जब हम कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आता है। यह भी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, उसके बाद पानी में डूबी हुई सिक्का भी उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सभी जितनी परिघटनाएं होती है ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली परिघटनाएं हैं। ये बहुत भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये आता भी है एग्जाम में। बताइए कि पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों, या पानी में डूबी हुई सिक्का मतलब